मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ें? चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि शायद ऐसा आपने 9th क्लास में किया होगा। इंग्लिश लिट की सारी स्टोरीज़ को आपने समझ के पेपर में पूरा लिख के आए होगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आप पूरा लिख के आते होगे, नंबर पूरा नहीं मिलते होंगे। फिजिक्स में आप कम पढ़ते होगे, केमिस्ट्री में आप बहुत कम पढ़ते होगे, और बायोलॉजी में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ याद करके जाते होगे। हिंदी में भी आप पूरा लिख कर आते होगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ से कोई लेना देना ही नहीं होता है, या फिर आपके मैथ में 10-12 नंबर आते होंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी आप पूरी पढ़ते आते होगे। और कंप्यूटर में शायद आपको जावा बिल्कुल नहीं आती होगी, या आती होगी तो थोड़ी बहुत आती होगी। अब आप क्लास 10th में आ चुके हैं, आपको फिजिक्स में भी पूरे नंबर चाहिए, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर चाहिए, आपको अब मैथ भी लगानी होगी और जावा भी सीखनी होगी। तो अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। इस क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर तो है ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना है। फिर भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए। अब सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको उन सब्जेक्ट्स के मॉडल ले लेना है, या फिर आप 10 ईयर ले लीजिए। ये मॉडल और 10 ईयर बहुत काम की चीज़ें, इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। मॉडल और 10 ईयर बच्चे जब लेते हैं जब एग्ज़ाम के 2-3 महीने रह जाते हैं। आपको मॉडल और 10 ईयर सबसे पहले ले लेना है। अगर आपको केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को भूल ही गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लिट, इंग्लिश लैंग, बायोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, इनमें थ्योरी ज़्यादा होती है। तो आपको सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर कमज़ोर है, तो आपके पास 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स में से आप उसके थ्योरी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ थ्योरी। न्यूमेरिकल को आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी को ही सिर्फ बहुत अच्छे से याद कर लिया तो आपके पासिंग से भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। तो हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें 10 सब्जेक्ट नहीं, 6 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है। इंग्लिश लिट और इंग्लिश लैंग मिलाकर अकेला इंग्लिश बन जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलकर साइंस बन जाती है। हिंदी एक ही सब्जेक्ट है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। मैथ भी अकेला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी के मार्क्स कंबाइन होकर आते हैं, और कंप्यूटर भी एक ही सब्जेक्ट है। तो हो गए 6 सब्जेक्ट। मान लो अगर आपके बायोलॉजी में 90 मार्क्स आए, तो ये 90 मार्क्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी फेल होने से बचा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के मार्क्स कंबाइन होकर आते हैं साइंस में। इसी तरीके से इंग्लिश लिट और इंग्लिश लैंग के मार्क्स कंबाइन हो जाएंगे, और हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी के मार्क्स भी कंबाइन हो जाएंगे। अब अकेला सब्जेक्ट कौन सा बचा? मैथ, हिंदी और कंप्यूटर। आपने अभी तक जावा नहीं सीखी तो जाओ, जाके जावा सीखो, कंप्यूटर पढ़ो, मैथ लगाओ, रोज़ मैथ लगाओ, हिंदी पढ़ो, बहुत पढ़ो। अगर आपके हिंदी में 95 नंबर आएंगे ना, तो वो परसेंटेज मार्क्स में 95 ही जुड़ेंगे। मैथ में 80 आएंगे तो वो परसेंटेज मार्क्स में 80 ही जुड़ेंगे। और कंप्यूटर में भी मैथ, कंप्यूटर, हिंदी अकेला सब्जेक्ट है, जितने मार्क्स आएंगे उतने ही सीधे के सीधे जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मैथ की तैयारी के लिए आपको रोज़ कम से कम 25 सवाल तो लगाने ही चाहिए। दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप मत करना। आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपको इस बार अच्छी परसेंटेज लाना है।